कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। उत्तराखंड की जो क्लासेज हैं, उत्तराखंड फाउंडेशन बैच जो हम लोग देख रहे थे बच्चों, इससे पहले मैंने आपको उसमें तराई भाबर का इतिहास पढ़ाया था और मैंने बताया था कि किस प्रकार से तराई भाबर में अपने आप पर चंद राजवंश के राजाओं ने या उसके बाद जो अंग्रेज या गोरखा थे उसका आधिपत्य वहाँ पे रहा। अगर आपको ध्यान नहीं है तो उत्तराखंड फाउंडेशन बैच, यानी मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, भूगोल की क्लासेस फाउंडेशन बैच यानी उत्तराखंड भूगोल हम स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड का इतिहास मैंने आपको बताया कि आपको किस फोल्डर से पढ़ना है, उत्तराखंड फाउंडेशन बैच यानी उत्तराखंड फाउंडेशन क्लासेज होंगी। इतिहास उसमें मैंने आपको बहुत हद तक पढ़ा दिया है, अब हमारा लास्ट का बचा है। देन भूगोल हम लेके चल रहे हैं। साथ ही साथ एक कंफ्यूजन जो बच्चों को है कि सर जिला सीरीज के संबंध में नोट्स बनाए या नहीं बनाए। आपको बच्चों जिला सीरीज के नोट्स तैयार रखने हैं, वो क्या उसमें कमी है बताइए। उसमें क्या होगा, मैं अपडेट भी करूं तो चीजें वही की वही है, कुछ उसमें ऐसा तो नहीं कि ऐड ऑन होना है। जो भी चीजें ऐड ऑन होंगी वो आपको करंट अफेयर्स के सेक्शन में मैं कराता ही कराता हूं। तो कहने का मतलब है भूगोल की क्लासेस साथ चल रही हैं, उत्तराखंड का इतिहास फाउंडेशन बैच वाला जो है वो आपने साथ साथ ही पढ़ना है। प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। फोल्डर बने होंगे, आप देखना शायद कंटेंट कहीं प्लेलिस्ट बनी होगी इसमें जो यूट्यूब चैनल है वहां से आपको चीजें मिल जाएंगी। तीसरा जिला सीरीज आप पढ़ेंगे तो यही कंटेंट उत्तराखंड के एग्जाम के लिए मोर देन इनफ होता है बच्चों। इसके साथ साथ आर्थिक सर्वे है या आपका करंट अफेयर्स की क्लासेज हैं या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण योजना वगैरह है वो मैं आपको साथ साथ कराते रहता हूँ, ठीक है। बाद में इसके साथ साथ कुछ दिनों बाद हिंदी की क्लासेज और जीएस की क्लासेस पे हम लोग काम करेंगे। देखिए यहां तक मान के चलिए कि उत्तराखंड के इलाके में तराई भाबर के क्षेत्र में गोरखा आधिपत्य के बाद कौन आगे थे, अंग्रेज आगे थे। गोरखा बच्चों जब जिस समय पे आपको एक चीज ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था चंद राजवंश जब एंड हो चुका था उसके बाद जो तराई और भाबर का इलाका है, वहां पे भाबर और तराई का इलाका है, वहां क्या था बच्चों, भूटांतिक क्षेत्र से लोग बाजार में आते थे। यानी जो भोटिया लोग थे वो पहाड़ी उत्पादों को या अपने जो लोकल उत्पाद हैं वहां के उसको बेचने के लिए क्या आते थे, तराई भाबर के इलाके में आते थे। तो वहां पे एक मेला टाइप का हाट मेला लगता था, ठीक है, जिसको हाट बोलते हैं सॉरी, मेले का वहां पे क्या किया जाता था, आयोजन किया जाता था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, उनको लगा कि यार जो भोटिया लोग हैं या जो कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्रों से अपने उत्पादों को बाजार में बेचने आ रहे हैं, इनको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो शायद हमें भी इस प्रकार की कोशिश करनी चाहिए। तो मैदानी इलाकों से अंग्रेज जो आए, किस ओर आए बच्चों, तराई और भाबर के क्षेत्र में आए, रोहिलखंड वगैरह से होते हुए। तो उन्होंने भी काशीपुर और इस इलाके में एक बार क्या किया बच्चों, व्यापारिक मेले का आयोजन किया। तो इस प्रकार का पहला आयोजन हुआ था 1802 ईस्वी में, ठीक है। तो लिखो तराई भाबर में प्रथम व्यापारिक मेला अंग्रेजों द्वारा कब लगाया गया था, ठीक है। तराई भाबर में आपको लिमिटेड पढ़ाऊंगा मैं, लिखना तराई भाबर में अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापारिक मेला, तराई भाबर में अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापारिक मेला, अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापारिक मेला कब लगाया गया था, 1802 में लगाया गया था, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा लगाया गया था। अब ये देखा गया, व्यापारिक मेला हाट बोलते हैं ना इसको, व्यापारिक मेला, ठीक है। अब ये देखा गया बच्चों इस प्रकार का जो मेला था, शायद संभवतः ये बताया जाता कि अंग्रेजों को इससे बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ। तो इस प्रकार की एग्जाम्पल आंखें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि देखो वहां से जैसे आप देखो कि गोरखा और ये अंग्रेजों का जब यहाँ पे आधिपत्य स्थापित हुआ तो अंग्रेजों ने भी कोशिश की यार कि हम लोग भी क्या करते हैं, यहाँ व्यापार वगैरह करते, तो सफल नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने अधिकतम क्षेत्रों को अपने प्रशासनिक नियंत्रण में लेने की कोशिश की और जनरेट उन्होंने अपना प्रॉफिट किससे किया, रेवेन्यू से, यानी राजस्व से उन्होंने क्या किया, अधिकतम अपना मुनाफा गेन करने की उन्होंने कोशिश की, ठीक है। तो ये तो मैं आपको इसमें तथ्य ज्यादा दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो तराई भाबर व अंग्रेज, यानी आपको हेडिंग डालना है, सिंपल सी बात, तराई भाबर व अंग्रेज, तराई भाबर व अंग्रेज, ठीक है। यानी हमने क्या देखना है, तराई भाबर और अंग्रेजों का किस प्रकार से आपस में संबंध था। यानी इस टाइप के अगर हम देख के तो आपके वनडे एग्जाम हो या आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम हो तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज से क्या हो जाएगा, फायदा होगा, ठीक है। तराई भाबर व अंग्रेज हमने देखना है। तो लिखो आपको ये पता होगा 1815 में कुमाऊं जो है अंग्रेजों के पास आ गया था, ठीक है। आपको ये तो पता है ना कि 1815 में जो कुमाऊं डिवीजन है, यानी कुमाऊं का जो इलाका है वो किसके पास आ गया था बच्चों, अंग्रेजों के पास, यानी ब्रिटिशर्स के पास ये आ गया था। अब जैसे ही कुमाऊं अंग्रेजों के पास आएगा तो कहीं ना कहीं तराई और भाबर पे किसका नियंत्रण हो जाएगा बच्चों, इसका परिणाम क्या था, तराई भाबर पे किसका नियंत्रण हो गया, अंग्रेजों का, ठीक है।
किसका नियंत्रण हो गया, अंग्रेज नियंत्रण पे आ गया, अंग्रेज के नियंत्रण पे आके। अब अंग्रेजों के जब नियंत्रण पे आया तो अंग्रेजों ने क्या किया बच्चों, यहाँ पर विकास करने की कोशिश की, यानी यहाँ पे खेती वगैरह, क्योंकि उनको तो बेसिकली लगान चाहिए था, रेवेन्यू चाहिए था उनको, तो उन लोगों ने क्या किया, क्योंकि ये उपजाऊ भूमि थी बच्चों। उपजाऊ कैसे होती है, मैंने आपको बताया था, भूगोल की क्लास में बताया था कि जब हिमालयीन क्षेत्र से नदियां अपने साथ बालू, कंकड़, पत्थर और उपजाऊ जो मिट्टी को अपने साथ बहा के लाती हैं तो मैदानी इलाकों में छोड़ देती हैं, मैदानी इलाकों में छोड़ देती तो उस भूमि को क्या बना देती हैं, उपजाऊ बना देती है। तो क्योंकि तराई भाबर का इलाका ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्या था बच्चों, उपजाऊ था, तो यहां पर अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया, इस क्षेत्र में सिंचाई साधनों के विकास करने का प्रयास किया। और ऐसा प्रयास सबसे पहले ट्रेल द्वारा 1818 ईस्वी में किया गया, जिसने अनाज की खेती बढ़ाने का प्रयास किया और सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण वह संभव नहीं हो सका। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखो, ट्रेल द्वारा 1818 के आसपास, ट्रेल द्वारा 1818 के आसपास, ट्रेल द्वारा 1818 के आसपास तराई भाबर के क्षेत्र में खेती के विकास का प्रयास किया। ठीक है, तराई भाबर के इलाके में खेती के विकास का प्रयास किया। ठीक है, तराई भाबर के इलाके में खेती के विकास का प्रयास किया। अभी सफल नहीं हो सका बच्चों, का प्रयास, खेती के विकास का प्रयास, लेकिन ये उतना सफल नहीं हो सका। वो इसलिए सफल नहीं हो सका क्योंकि सिंचाई सुविधाओं का अभाव था। तो नीचे लिखो, सिंचाई सुविधाओं के अभाव से असफल। ठीक है, सिंचाई सुविधाओं का क्या था, अभाव था, जिस कारण ये चीजें क्या हो चुकी, असफल हो गई। अब आप नॉर्मल सोचिए, जहां आप अंग्रेज आई, उन्होंने क्या किया कि हम सिंचाई सुविधाएं करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, उसके बाद एक प्रमुख कमिश्नर आते हैं जिनका नाम था बच्चों विलियम ट्रेल, आपने सुना होगा, सॉरी ट्रेल नहीं, रैमजे। रैमजे का कार्यकाल इस मामले में बहुत अव्वल था बच्चों, क्योंकि रैमजे ने क्या किया, भाबर में सर्वाधिक नहरें, सड़कें, पुल और बंगलों का निर्माण किया, ऐसा बताया जाता है अंग्रेज कमिश्नर रैमजे द्वारा। अब मैं कोई कमिश्नर नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। रैमजे जब अपने कार्यकाल में आए, और रैमजे का कार्यकाल लगभग 1856 के आसपास से शुरू होता है बच्चों, और 1884 तक ये क्या रहते हैं, कमिश्नर रहते हैं। ठीक है, 1856 से 1884 तक ये क्या रहते हैं, कमिश्नर रहते हैं, कुमाऊं कमिश्नर रैमजे। अब जब रैमजे कमिश्नर बन के आते हैं तो इनके कार्यकाल में बहुत ही ज्यादा यहाँ पे सड़क, नहर और अपने आप में बंगलों का विकास किया गया। किसके कार्यकाल में, रैमजे। तो रैमजे जो थे बच्चों, भाबर में सर्वाधिक नहरें, सड़कें, पुल और बंगलों का निर्माण इन्होंने किया। ठीक है, तो लिखो, रैमजे के द्वारा भाबर क्षेत्र में, रैमजे के द्वारा भाबर क्षेत्र में सर्वाधिक नहरें, सड़कों, पुल व बंगलों का निर्माण किया गया। ठीक है, बंगलों का निर्माण, यानी अगर कभी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है कि किस कमिश्नर के द्वारा तराई भाबर के क्षेत्र में सर्वाधिक नहरें, सड़कें, पुल व बंगलों का निर्माण किया गया, तो उसका आंसर हो जाएगा रैमजे के द्वारा। ठीक है, तो रैमजे क्या थे बच्चों, एक प्रगति व सेवा हेतु प्रतिबद्ध माने जाते हैं। और इनके बारे में तो यहां भी कहा जाता है कि जब रैमजे अपने कमिश्नर कार्यकाल में थे, उन्होंने एक भी अवकाश नहीं लिया, और जो भी लिया वो सिर्फ अपनी अस्वस्थता के कारण लिया, यानी कोई घूमने फिरने के लिए इस प्रकार की इन्होंने कोई भी अवकाश नहीं लिए, ऐसा ये क्या कहते हैं, इतिहासकार मानते हैं। ठीक है, तो रैमजे क्या थे बच्चों, सेवा भाव और अपने आप में विकास के कार्य हेतु, यानी कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि प्रगति व सेवा हेतु प्रतिबद्ध थे। ठीक है, रैमजे जो थे, बताया जाता है कि तराई भाबर के क्षेत्र में प्रगति व सेवा हेतु प्रतिबद्ध। ठीक है, ऐसा बताया जाता है कि जो रैमजे साहब थे वो प्रगति व सेवा हेतु क्या थे, प्रतिबद्ध थे, किस क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में। ठीक है, इसी क्रम में इन्होंने क्या किया था, अगर आपको ध्यान होगा, हल्द्वानी शहर का भी इन्होंने निर्माण किया था, यानी हल्द्वानी की स्थापना, जो बताई जाती किसने की थी, रैमजे ने की थी। ठीक है, क्योंकि ये तराई भाबर के इलाके का क्षेत्र था, तो हल्द्वानी की स्थापना भी किसके कार्यकाल में हुई थी बच्चों, हल्द्वानी नगर की स्थापना रैमजे के कार्यकाल में हुई। ठीक, अब क्योंकि ये ध्यान रखना, जब
हल्द्वानी बना था वो आज का जैसा तो होगा नहीं, उस टाइम तो कंप्लीटली बीहड़ इलाका होगा, जंगल का इलाका होगा, तमाम प्रकार की बीमारियां होंगी, आवासीय सुविधाएं होंगी नहीं, लोग उतरे रहते नहीं थी, जंगली जानवरों का खतरा था क्योंकि टोटल फॉरेस्ट का इलाका था। तो रैमजे ने जब हल्द्वानी नगर की स्थापना की, उसने क्या किया, लोगों को हल्द्वानी की ओर आए, लोग हल्द्वानी की ओर एकत्रित हों या उस इलाके में बसें, उसके लिए उसने तमाम प्रकार की कार्य किए। जैसे मैंने बताया, सड़कों का निर्माण किया, खेती के लिए नहरों का निर्माण किया, सिंचाई के लिए बंगले बनाए, तमाम प्रकार के पुल बनाए। वो क्यों बनाए? ताकि लोग मतलब यहाँ पे क्या कर सके, आबादी यहाँ पे ठहर सके यानी बच सके। ठीक है, तो हल्द्वानी नगर की इन्होंने क्या की थी बच्चों, स्थापना की थी। अब चूंकि उस दौर में बीमारियों का भी दौर था, तो बीमारी हेतु उसकी नियंत्रण, मलेरिया फैलता था बच्चों, मलेरिया नियंत्रण के प्रयास और तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना की। ठीक है, देखो रैमजे द्वारा मलेरिया नियंत्रण का प्रयास, भी किया गया। ठीक है, इन सब से बढ़कर अगर आप आते हो तो इन्होंने एक चीज की स्थापना की जिसका नाम था तराई सुधार कोष, यानी तराई इंप्रूवमेंट फंड जिसको बोलते हैं। अगर कभी पूछता है किसके कार्यकाल में हुआ तो रैमजे। ठीक है, लिखो तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना, शायद 1883 के आसपास इंडिया की थी तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना। 83 ऐसी है, कुछ चेक कर लेना एक बार, इसको नेट में क्रॉस चेक कर लेना है। ठीक है, तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना की थी। इस फंड, इस कोष का प्रयोग किस में किया जाता था? तमाम प्रकार के सड़क, तमाम प्रकार के पुल, तमाम प्रकार की नहरों के निर्माण में, क्योंकि नाम ही क्या है, तराई क्षेत्र का इंप्रूवमेंट करना है, इसके लिए एक फंड की स्थापना की। अब नॉर्मल से, कॉमन सेंस से है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है अभी इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो नॉर्मल से आप समझ जाना कि ये इंप्रूवमेंट फंड है, यानी कहीं ना कहीं तराई क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया गया था, इसका निर्माण किया गया था, यानी सड़क, पुल व अन्य विकास कार्य हेतु इसका संचालन। ठीक, अब क्या था बच्चों, जब तराई भाबर का इलाका था, बेसिकली एक चीज हुई थी बच्चों, नैनीताल, पहले क्या था, तराई और भाबर दो चीजें थी। ठीक है, अब अल्मोड़ा अगर आप देखोगे, क्योंकि ये सब कुमाऊं के अंदर थे, ठीक, अल्मोड़ा और ये तराई भाबर और नैनीताल, इसका एक लिंकअप है, मैं आपको साइड में बता रहा हूं, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, नैनीताल को कब बनाया गया था, नैनीताल की स्थापना कब हुई थी, नैनीताल को जिले के रूप में 1891 में नैनीताल था। ठीक है, जब 91 में नैनीताल बना था बच्चों, उस समय कमिश्नर जो था उसका नाम था कर्नल इरक्साइन, ठीक है, कुमाऊं कमिश्नर थे। ठीक है, यानी कर्नल इरक्साइन कुमाऊं कमिश्नर थे, वो हमने नहीं पढ़ना। इस समय तराई व भाबर एक ही प्रशासन के अधीन हुआ करते थे। यानी जब नैनीताल बना 1891 में, उस समय तराई का क्षेत्र है या भाबर का क्षेत्र है, इसका नियंत्रण एक ही प्रशासक के पास था, नियंत्रण एक ही प्रशासक के पास, यानी यहां पे जो प्रशासक था वो एक ही था जो इसको नियंत्रण करता था। तराई और भाबर के इलाके को एक ही प्रशासक के नियंत्रण में रखा गया था, ये ध्यान रखना। और इसके लिए क्या था बच्चों, डिप्टी कमिश्नर के अधीन था। ठीक है, यानी 1891 तक स्थिति क्या थी, तराई व भाबर एक ही प्रशासक के नियंत्रण एक ही प्रशासक का नाम था, जिसका नाम था डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर। इसके अधीन क्या था बच्चों, 1891 तक नैनीताल जब बना था जिले के रूप में, तराई भाबर इसी का पार्ट था और नियंत्रण एक ही प्रशासक के अंदर था, जिसका नाम था डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, अब बाद में क्या किया गया बच्चों, अल्मोड़ा के, जब अल्मोड़ा एक, इसमें क्या था, एक नाम आपको पता होना चाहिए जिसका नाम था बच्चों तल्लादेश। देखो नोट करके लिखो, तल्लादेश किसको कहते थे, नोट करके तल्लादेश, तल्लादेश बोलते थे टनकपुर को। ठीक है, अब क्या था बच्चों, टनकपुर का जो इलाका था वो बेसिकली भाबर का इलाका था, लेकिन टनकपुर बहुत ज्यादा कनेक्टिव नहीं था, क्योंकि प्रशासकीय दृष्टि से अलग इकाई थी टनकपुर की। अब टनकपुर में क्या था बच्चों, व्यापार के लिए बहुत अच्छा माहौल था, क्योंकि जो चंपावत, लोहाघाट, जो पहाड़ के इलाके से आते थे, वहां पे व्यापार हेतु आते थे टनकपुर में, तल्लादेश में। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, ये भाबर के इस वाले पार्ट का हिस्सा नहीं था उस समय तक। ठीक है, यानी इस भाबर का हिस्सा नहीं था टनकपुर का इलाका। तो बाद में क्या किया गया बच्चों, टनकपुर को अल्मोड़ा जिले के अंदर भाबर और तराई अलग प्रशासनिक इकाई बनाया गया। यानी टनकपुर को क्या किया गया बच्चों, ये जो टनकपुर था इसको क्या किया गया, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज मत करना। इस टनकपुर को अल्मोड़ा के अंदर भाबर के रूप में और तराई को अलग प्रशासक इकाई, तराई अलग प्रशासनिक इकाई के रूप में डेवलप की गई।
क्योंकि इसमें कुछ कमिश्नर्स का ये मानना था कि हम टनकपुर को क्या करें बच्चों, अल्मोड़ा के अंदर ले आए, अल्मोड़ा प्रभाग के अंदर ले आए, भाबर का इलाका जो था, और तराई को अलग प्रशासनिक इकाई के रूप में इन्हें स्थापित कर दिया। लेकिन जो भी हुआ, ओवरऑल 94 तक आते आते तराई भाबर दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया। ठीक है, देखो अब यहां से कहानी शुरू होती है, यहां तक तो चल गया, अब कंफ्यूज मत होना। देखो मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, जब नैनीताल बना था 1891 में जिले के रूप में, इसके दो भाग थे, तराई व भाबर इसी के पास था और इसका नियंत्रण एक ही प्रशासक करता था। इतना तो समझ गए ना, जो प्रशासक था कौन, डिप्टी कमिश्नर, इतना समझ गए। उसके बाद क्या था, तराई भाबर का इलाका, उसमें एक टनकपुर का इलाका था। कुछ लोग ये मानते थे टनकपुर को मेन भाबर के इलाके में शामिल करना चाहिए ताकि यहाँ पर विकास हो सके, व्यापार हो सके। ठीक है, तो इसके क्रम में क्या हुआ, अल्मोड़ा जिले के अंदर भाबर को डाल दिया, टनकपुर वो, और उसमें टनकपुर भी शामिल कर दिया। यानी जो अल्मोड़ा मैंने भाबर लिखा है ना, इसके ब्रैकेट में लिखो, इसमें टनकपुर भी शामिल था, और दूसरा तराई को क्या कर दिया, अलग प्रशासनिक इकाई बना दिया। लेकिन बाद में ये महसूस किया गया इनको अलग अलग न करते हुए एक कर दिया जाए, यानी 1894 में तराई व भाबर दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया और इसे चलाने के लिए एडिशनल ये असिस्टेंट कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई। देखो 1894 में यहां पर एक हुए। अगर कभी पूछता है तराई व भाबर एक ही प्रशासनिक इकाई के रूप में कब से काम करने लगे, 1891 से। ठीक है, सॉरी 1894 को 1894 में 1894 में तराई व भाबर दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया, पूरा एक प्रशासनिक इकाई। ठीक है, दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया। ठीक है, तराई व भाबर दोनों को मिलाकर क्या कर दिया गया, एक कर दिया गया। और यहाँ का जो प्रशासन था वो कौन चलाता था बच्चों, अपने आप में एक कमिश्नर जिसका नाम था असिस्टेंट कमिश्नर। ठीक है, देखो इसे चलाने हेतु असिस्टेंट कमिश्नर की नियुक्ति। ठीक है, कौन, असिस्टेंट कमिश्नर चलाता था, लिखो असिस्टेंट कमिश्नर इसको क्या करता था बच्चों, चलाता था। ये ध्यान में आप लोग रखना है। ठीक है, अब देखना टनकपुर भाबर को अल्मोड़ा जिले में कब शामिल किया गया, अगला क्वेश्चन लिखो, टनकपुर भाबर को अल्मोड़ा में शामिल, जो मैंने अभी पीछे बताया ना आपको रफली, अल्मोड़ा में शामिल, ये 1906 में, 1896 में, यानी अल्मोड़ा टनकपुर भाबर जो था बच्चों अल्मोड़ा में शामिल कर दिया गया 1896 में। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें उल्टी सुल्टी हो रही थी, इसलिए इन्होंने 1900 में क्या कर दिया, तराई भाबर को मिलाकर एक प्रशासनिक इकाई फिर से बना दी। ठीक है, अब ये सब चीजें ये अल्मोड़ा से फिर पृथक कर दिया, तराई भाबर एक हो गया। अंततः लिखो, नोट करके लिखो, अंततः सन 1900 में तराई भाबर एक प्रशासनिक इकाई बन गई। ठीक है, मतलब ये अल्मोड़ा वाला भी उसी में डाल दिया, एक प्रशासनिक इकाई। यहां से क्वेश्चन आएगा नहीं, आपको नॉर्मल में बता रहा हूं, ये इतना नहीं आना है। तो अब ये एक प्रशासनिक इकाई होगी, यानी जो अभी वर्तमान स्वरूप दिख रहा है आपको वो कहीं ना कहीं उसी टाइप का है। तो हुआ क्या बच्चों, अल्मोड़ा भाबर को नैनीताल के तराई भाबर में मिला दिया गया है। ठीक है, 1910 में लिखो क्या हुआ, फिर समझाता हूं। देखो अल्मोड़ा भाबर को, जिसमें टनकपुर आता है, को नैनीताल की प्रशासनिक इकाई में, नैनीताल में शामिल कर दिया गया। फिर बाद में उधम सिंह नगर वगैरह, तो ये तो बात की बात है जो बने। ठीक है, अब इससे जो भी फैक्ट आएंगे फैक्ट के हिसाब से आप ईयर वाले देखे रहना कौन सा कब मिला है, बाकी इसमें कुछ आना नहीं है, पहले बता रहा हूं क्वेश्चन आएगा नहीं इससे। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजिंग है। अब आप सीधे सीधे समझो क्या था, 1891 में जब नैनीताल बना उसके अंदर तराई व भाबर अलग अलग प्रशासनिक इकाई के रूप में थे, मतलब एक प्रशासनिक इकाइयाँ थी, एक तराई था एक भाबर था। ठीक है, उसके बाद ये महसूस किया गया कि टनकपुर को भी भाबर का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन उसको नैनीताल में शामिल न करते हुए टनकपुर में को अल्मोड़ा भाबर बना दिया गया। अल्मोड़ा भाबर बना दिया तो अब अलग अलग हो गई, एक तराई हो गया, एक यहाँ नैनीताल का भाबर, एक अल्मोड़ा भाबर। फिर उस तीनों को, यानी अल्मोड़ा भाबर और ये नैनीताल वाला भाबर और तराई, इन तीनों को एक में शामिल करते हुए क्या कर दिया बच्चों, नैनीताल भाबर का हिस्सा बना दिया गया, यानी अल्मोड़ा भाबर को नैनीताल में शामिल कर दिया गया 1910 तक, जिसका वर्तमान स्वरूप अभी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब आता है बच्चों यहां से इंपोर्टेंट, तराई भाबर में कुछ गांव हुआ करते थे, नोट करके लिखो, यहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा क्वेश्चन आपका पेपर में, तराई भाबर के गांव लिखो, तराई भाबर गांव। ठीक है, यानी गांव का स्ट्रक्चर क्या था, इसमें बेसिकली बच्चों कुछ गांव होते थे, एक को बोलते थे जमींदारी गांव। ठीक है, जिसमें अधिकतम काशीपुर डिवीजन में थे, और यहाँ का जो वो करता था लगान वसूल करने वाला, उसका नाम था मुस्तजीर। ठीक है, लिखो, पहला लिखो जमींदारी गांव, जमींदारी
गांव। ठीक है, ये जो जमींदारी गांव था, यहां लगान वसूल कौन करता था अगर पूछेगा, अब जो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कौन करता था? मुस्तजीर। ये क्या करता था? गांव के सभी अपने आप में जो काश्तकार होते थे उनसे क्या करता था बच्चों? लगान वसूल करता था। ठीक है, लिखो मुस्तजीर। इसका क्या कार्य था? काश्तकारों से लगान वसूल करना। ठीक है, लिखो काश्तकारों से लगान वसूल। ठीक है, ये क्या करता था? काश्तकारों से लगान वसूल करने का काम करता था, मुस्तजीर करता था, ये ध्यान रखना। और ये पैतृक था। ठीक है, ये मतलब ये इसकी जो वो थी, इसका जो पद था वो वंशानुगत एक प्रकार के मान चलिए या पैतृक आधार पे मिला था इसको। कार्य कैसे मिला था? पैतृक आधार पे। पैतृक आधार पर इसको क्या मिला था? कार्य मिला था। जमींदारी गांव, यानी जमींदारी गांव तराई भाबर में अगर क्वेश्चन पूछता है तराई भाबर के जमींदारी गांवों में लगान वसूल करने वाले को क्या कहा जाता था? मुस्तजीर कहा जाता था। और एक काश्तकारों से लगान वसूल करने का कार्य करता था, ये ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, यही भूमि का असली मालिक हुआ करता था। ठीक है, लिखो यही भूमि का असली मालिक था, असली मालिक हुआ करता था। ठीक है, कौन हुआ करता था भूमि का असली मालिक? मुस्तजीर हुआ करता था, ध्यान रखना। दूसरा होता था बच्चों खाम गांव, जिसको बंदोबस्ती भी कहा जाता था। ठीक है, दूसरा लिखो खाम गांव। खाम गांव, इसे बंदोबस्ती भी कहा जाता था। लिखो इसे बंदोबस्ती। ठीक है, इसे बंदोबस्ती भी कहा जाता था। अगर आपसे पूछता है तराई भाबर में किस गांव को बंदोबस्ती गांव भी कहा जाता था, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? खाम गांव को। ठीक है, इसका शासन बच्चों खाम द्वारा किया जाता था, यही लगान वसूल करता था। ठीक है, लिखो शासन कौन करता था इसका? खाम। खाम। ठीक है, और लगान वसूल भी कौन करता था? लगान वसूल भी कौन करता था? खाम करता था। ठीक है, तो बंदोबस्ती गांव भी किसको कहते थे? खाम गांव को। लगान वसूल करने का काम भी कौन करता था? खाम करता था। इस प्रकार से आप देखोगे तो एक और पद था बच्चों, रौतेला। ये रौतेला बताए जाते थे कि चंद के भाई हुआ करते थे, यानी कहीं चंद के जो रिलेटिव या भाई लोग होते थे, रौतेला। और यही सबसे बड़ा क्या होता था बच्चों? भूमि का मालिक उस इलाके में। चंद राजा के छोटे भाई थे बच्चों, चंद के भाई थे, काशीपुर की जमीन के सबसे बड़ी मालिक हुआ करते थे उस समय पे। ठीक है, लिखो काशीपुर, क्योंकि तराई भाबर का इलाका। ठीक है, लिखो काशीपुर के जमीन के सबसे बड़े मालिक कौन थे? रौतेला। ठीक है, सबसे बड़े मालिक। ये कहाँ से आया क्या है वो नहीं देखना है हमको, एग्जाम के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, अब देखना बच्चों, समस्त काशीपुर परगने को तराई में शामिल किया गया था 1870 में, क्योंकि पहले काशीपुर नहीं था। देखो समस्त काशीपुर परगना तराई में शामिल कब किए गए थे? 1870 में। ठीक है, 1870 में समस्त काशीपुर परगने को क्या कर दिया गया बच्चों? तराई भाग में शामिल कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए कुछ गांव होते हैं, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट लिखा देता हूं तराई भाबर के। लिखो तराई भाबर के गांव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखो एग्जाम की दृष्टि से। इंपोर्टेंट कुछ फैक्ट लिखा देता हूं मैं एग्जाम की दृष्टि से, तो तराई भाबर के इलाके से संबंधित होंगे, वो आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, देखो खाम गांव क्या था बच्चों? एक होता था खाम के अधीन, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दूसरा जो बच्चों एक होता था हिस्सेदार किसको कहते थे और प्रधान किसको कहते थे? ठीक है, लिखो तराई भाबर के संबंध में हिस्सेदार, ये होते थे बच्चों हिस्सेदार किसान हुआ करते थे। ठीक है, किसान को ही क्या कहते थे? हिस्सेदार कहते थे, ये ध्यान रखना गांव में। इसके अलावा गांव का मुखिया क्या था? प्रधान। गांव का मुखिया, ये कौन कहता था? प्रधान। अभी भी तो कहते हैं प्रधान टाइप का, प्रधान कह रहा था गांव का मुखिया, ही ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा बच्चों एक होता था यहाँ पे मुस्तिजीरी, तो मैंने आपको बता दिया भाबर की गांव। ठीक है, इसके अलावा एक आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, जो मुकद्दमी गांव होते थे वो क्या होते थे? शासन द्वारा क्या था? मुकद्दम क्या होता था बच्चों? एक मुकद्दमी गांव भी होते थे। देखो मुकद्दम, ये क्या करता था? शासन, यानी गांव का शासन करता था। ठीक है, गांव का शासन। और किस गांव का? मुकद्दमी गांव का। मुकद्दमी भी गांव होते थे। ठीक है,
मुकद्दमी गांव का। अब आप कहोगे सर मुकद्दमी गांव का शासन तो करता था मुकद्दम, लेकिन मुकद्दमी गांव होते क्या थे? ये बच्चों ऐसे होते थे, ये पहले 2 वर्ष तक लगान हेतु इनको छूट दी गई थी, ठीक है। ये मुकद्दमी गांव ऐसे होते थे जो पहले 2 वर्ष तक अंग्रेजों को लगान से छूट दी गई थी, पहले 2 वर्ष तक लगान से छूट। तो ऐसे गांव जिनको 2 वर्ष, स्टार्टिंग के 2 वर्ष तक अंग्रेजों के नियंत्रण में आने के बाद छूट दी गई थी लगान से, उनको बोला गया था मुकद्दमी गांव या मुकद्दम, ठीक है। अगला देखो, कुमाऊं के पर्वतीय भाग में भूमि का मालिक कौन कहलाता था? थाट। कुमाऊं के पर्वतीय भाग में गांव का मालिक, यानी गांव का मालिक कहो या अपने आप में भूमि का मालिक कहो। अब गांव का तो क्या होगी? भूमि का मालिक, ये होता था बच्चों थाट। क्या होता था? थाट कहते थे भूमि के मालिक को, ही ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। इसके अलावा हक पधानी लिखो बच्चों, एक लास्ट पॉइंट लिखो, हक पधानी। ये क्या होता था? हक पधानी जो गांव का मुखिया होता था ना, उसको उसकी सेवा के बदले जो पुरस्कार दिया जाता था, यानी हर गांव का प्रधान होता था, उसको सरकार ने या शासन द्वारा उसको कुछ काम दिया जाता था, यानी उस काम के, यानी उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जो उसको धन या अपने आप में भूमि मिलती थी, वही हक प्रधानी कहलाती थी, ठीक है। लिखो, मुखिया को उसके कर्तव्यों हेतु दिया गया धन ऑब्लिक भूमि क्या कहलाती थी? हक पधानी कहलाती थी, ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि थाट क्या होता था, हक पधानी क्या होता था, मुकद्दम कौन सा गांव होता था, गांव का मुखिया क्या कहलाता था, हिस्सेदार किसको बोलते थे, और ये मुकद्दम, ठीक है। ये कुछ फैक्ट हैं, ये ध्यान रखना। ये छोटी सी क्लास थी बच्चों तराई भाबर की गांव से संबंधित, क्योंकि ये तराई भाबर वाले इलाके में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। आई होप कि ज़्यादा तो समझ नहीं आएगा, मुझे पता है, क्योंकि वो फैक्ट बेस है, वो स्टोरी पढ़ने नहीं है। जो मैंने तथ्यात्मक बता रखा है कि ये कब हुआ, वो ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।